पहली चीज पीरियड में अगर हम दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दो तरीके से हम चल सकते हैं। जैसे मैं इसे ले रहा हूं, मैंने यहां तक मैंने ये वाला ले लिया है ना। हमें कोई भी ऐसे 3 एलिमेंट या 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट या 2 एलिमेंट ले लेने हैं जिससे हम इस डेफिनेशन को जो है वो क्लियर कर पाए। बस हमारा टारगेट ये होना चाहिए। जैसे मैंने कौन कौन से लिए, मैंने किस किस को ले लिया, मैंने सोडियम को ले लिया है ना, सोडियम को ले लिया, मैंने मैग्नीशियम को ले लिया और मैंने एल्यूमिनियम को ले लिया। यानी मैंने एक पीरियड के 3 एलिमेंट को ले लिया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो सबसे पहली चीज मैंने 3 एलिमेंट लिए, उनका मुझे आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब बताते हुए चलेंगे। जैसे एक लिया सोडियम Na11, एक लिया मैंने Mg12 और एक लिया मैंने कौन सा Mg12 और एक लिया मैंने कौन सा, वो है एल्यूमिनियम 13 Al13। ठीक है, अब मुझे बताएंगे कि इनमें कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। इसमें मुझे प्रोटॉन बताइए कितने होंगे, इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताइएगा फटाफट, कितने कितने होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मुझे बताएंगे कितने कितने होंगे फटाफट से। ठीक है, चलिएगा भाई। तो आप कहेंगे ये तो बड़ी इजी बात है ना, ये तो बड़ी इजी बात है। क्या इजी बात है? अगर मैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लेकर बात कर रहा हूं तो सीधी सी बात है कि हमारे पास इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 11, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। ठीक है, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 12, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12। इसमें मेरे पास प्रोटॉन कितने होंगे 13, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 13। ठीक है, अब बात करते हैं किसको लेकर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इसमें 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम 2, 8 और 1 में कर सकते हैं। कल बड़े अच्छे से समझाया था, है ना। इसमें हमारे पास 12 है तो हम 2, 8 और 2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने, इसमें हमारे 13 है तो इसमें 2, 8 और 3 में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अगर मैं इसकी शेल बनानी स्टार्टिंग करूं तो हमारे पास एक सेल ये बनेगी, ठीक है, एक शेल ये बनेगी और एक शेल ये बनेगी। यानी तीनों में हमारे पास कितनी कितनी सेलें बनेंगी, तीनों में हमारे पास 3-3 सेलें बनेंगी, है ना। तीनों में कितनी कितनी सेलें बनेंगी, तीनों में 3-3 सेलें बनेंगी। ठीक है, तीनों में क्या बनेंगी, तीनों में 3-3 सेलें बनेंगी। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें हमारे पास कितने प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, इसमें हमारे पास 12 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन होंगे। और इसमें कितने होंगे, 13 प्रोटॉन होंगे, 13 प्रोटॉन होंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन सब में सेम रहेंगे, मतलब थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा भी। इसमें पहली वाली में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हर एक में, है ना, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरीके से। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहली कक्षा में, दूसरी में 8 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और लास्ट वाली में 1। ऐसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाली में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, इसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वाली में 3, 1, 2 और 3। अब यहां तक बताइएगा, यहां तक कोई समस्या है तो मुझे ये बताइएगा, यहां तक किसी तरीके की परेशानी है? क्योंकि अब यहां से जो सारी की सारी चीजें, सारी की सारी डेफिनेशन है वो चलने वाली है। यहां तक मुझे बताएंगे कोई दिक्कत समस्या है तो, यहां तक बताएंगे हाँ या ना में बताइए। फिर बीच में ये मत कह दिया ना ये कहां से आ गया वो कहां से। अब समझिएगा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सबसे पहली डेफिनेशन आती है एटॉमिक रेडियस को लेकर। इसको लेकर एटॉमिक रेडियस, सबसे पहले इसे कॉपी कर लेते हैं। 3-4 डेफिनेशन हमें पढ़नी होंगी ना, तो ये कॉपी करना जरूरी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस केवल मुझे आप एटॉमिक रेडियस, अगर मैं एटॉमिक रेडियस को लेकर बात करूं तो मुझे एक बात बताएंगे, सब में बराबर सेल है, यानी इसमें सेल का कोई रोल नहीं है। जैसे मैंने जब आपको ग्रुप्स बताए थे तो उसमें एक में 1 सेल थी, दूसरे में 2 थी, तीसरे में 3 सेल थी, तो उसमें सेल का इफेक्ट था। लेकिन इसमें तो सभी में सेल बराबर है, कक्षाएं बराबर हैं, तो इसमें तो कक्षाओं का फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एटॉमिक रेडियस कैसे निकालेंगे, मुझे एक चीज बताएंगे कि इसमें है 11 प्रोटॉन, इसमें है 11 लोग, इसमें बीच में बैठे हैं 12 लोग, इसमें बीच में बैठे हैं 13 लोग। तो मुझे बताएंगे इन सभी में से इलेक्ट्रॉन को तेजी से आकर्षित कौन कर पाएगा।
मैंने आपसे कहा इसमें हमारे पास 13 लोग हैं, इसमें 12 लोग हैं, इसमें 11 लोग हैं, ठीक है, बीच में बैठे हुए। तो मुझे बताएंगे तेजी से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कौन कर पाएगा, खींच कौन पाएगा? तो आप कहेंगे सर जिसमें सबसे ज्यादा लोग होंगे बीच में वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेगा। हाँ या ना? आपकी बिल्कुल सही बात है। जबकि इसमें 11 लोग हैं तो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी कम तेजी से आकर्षित करेगा। क्लियर है? जब ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आकर्षित करेंगे तो जो एटम है हमारे पास इसका साइज कम होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना? कमेंट तो आप देख नहीं रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूं, मैं आपको और आपकी कमेंट को ही नहीं देखूं, निहारूं बैठ के, पढ़ाना क्यों है मुझे, है? हाँ, एक चीज मुझे बताएंगे, ये कोई चीज है ना, इसमें कुछ 13 लोग बैठे हैं। अब क्या करेंगे, आसपास के लोगों पर फोर्स लगाएंगे तो इसका जो आकार है वो छोटा होता चला जाएगा, छोटा छोटा छोटा, है ना, छोटा होता चला जाएगा। तो आप एक चीज समझे, आप क्या समझे, आप ये समझे, है ना, आप ये समझे कि जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा होगी 11p वाले की। रीजन क्या है, इसमें बीच में फोर्स कम लग रहा है, और सबसे कम किसकी होगी, लास्ट वाले की। रीजन क्या है, इसमें 13 लोग आपस में इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अंदर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका आकार कम होता जाएगा, है ना, इसका आकार कम होता जाएगा। तो ये हमारे पास किस तरीके से है, अच्छा मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए तो तब आसान रहता, है ना। तो आप मुझे एक बार बताएंगे फटाफट से कि अगर मैं ये कहने लगूं, एटॉमिक रेडियस को लेकर मैं बात करने लगूं, इसको लेकर एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस को लेकर बात करने लगूं, तो दो तरीके के पॉइंट बनेंगे, एक लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, और एक बनेगा राइट से लेफ्ट। मुझे बताएंगे एटॉमिक रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारे पास कौन सा, ये है हमारे पास राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट, और ये हमारे पास है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। मुझे बताएंगे एटॉमिक रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, एटॉमिक रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप एक चीज समझे कि हमारे पास किस तरीके से एलिमेंट है, NaMgAl, है ना, NaMgAl है। तो सीधी सी बात है, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर किसी की एटॉमिक रेडियस है वो किसकी है, वो हमारे पास सोडियम की है, और सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसकी है, वो एल्यूमिनियम की है। तो सीधी सी बात मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं Na से लेकर Al की तरफ जा रहा हूं तो एटॉमिक रेडियस घट रही है ना, एटॉमिक रेडियस क्या है, घट रही है। तो सीधी सी बात है क्या होगी, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि राइट की तरफ पड़ रहा है Al और लेफ्ट की तरफ पड़ रहा है सबसे पहले Na, और Na की एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है और Al की सबसे कम है। तो इसका मतलब Na से अगर Al की ओर जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस घटेगी। उसी तरीके से यहां पर Na है और यहां पर हमारे पास Al है। तो मुझे एक बार बताएंगे सबसे ज्यादा किसकी थी, सोडियम की थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर है। क्लास सेम है तो कैसे घटेगी, अरे बड़े बेवकूफ हो, मैंने आपको क्या बताया, क्लास सेम है तो कैसे घटेगी। एक बात मुझे बताएंगे, यहां पर मैंने ये 3 कक्षाएं बनाई, सब में 3-3 कक्षाएं हैं कि नहीं है, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर जो लोग हैं, यहां पर जो लोग हैं वो 11 हैं मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यहां पर समझिए, यहां पर जो है 13 लोग हैं, 13 लोग हैं यहां पर, है ना। ये 13 लोग जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा ताकत से खींचेंगे क्योंकि इनके पास शक्ति ज्यादा है, ठीक है, शक्ति ज्यादा है। तो जब अपनी ओर आकर्षित करेंगे ज्यादा तो इसका जो आकार है वो अपने आप घट जाएगा, अरे हाँ या ना। तो मुझे बताओ एक बार, इनका आकार अपने आप घट जाएगा क्योंकि बीच में ज्यादा ताकत लग रही है तो आकार घटेगा, आकार घटेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, है ना। वही मैं बात करूं इस तरीके से, मेरे पास ये 3 सेल है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें मेरे पास कितने लोग बैठे हुए हैं, तो इसमें अंदर की ओर 11 लोग बैठे हुए हैं। तो 11 लोग जो है 13 लोगों की तुलना में तो कम फोर्स लगाएंगे, हालांकि अंदर की ओर फोर्स लगाएंगे, लेकिन अगर इनकी तुलना में मैं इससे करूं तो इसमें कम फोर्स लगेगा तो इसका आकार ज्यादा होगा, इसमें अंदर की ओर ज्यादा फोर्स लगेगा तो इसका आकार कम होता जाएगा, प्रोटॉन के कारण। बहुत बढ़िया, कौन है, नंदिनी, हाँ, प्रोटॉन के कारण होगा। यहां तक दिक्कत है तो एक बार मुझे बताइएगा, वरना नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर बात करेंगे, वो आती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर आइएगा। अगली आती है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। हालांकि मैंने कल आपको डेफिनेशन बताई थी, आप मुझे लिख के बताना क्या डेफिनेशन होती है एक बार। अगर मैं डेफिनेशन को लेकर बात करूं, इसकी डेफिनेशन होती है प्रोटॉन जिस ताकत से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यानी जो ज्यादा पावर से अपनी ओर आकर्षित करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप लिखेंगे विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना, इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के द्वारा, प्रोटॉन के द्वारा अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर आकर्षित करना, आकर्षित करना, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो आप एक बात मुझे सिंपल सी बता देंगे, पहले कंसेप्ट से काम क्लियर हो जाएगा। इन सभी में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, किसकी सबसे कम होगी। आप कहेंगे सर 13 लोग बीच में बैठे हैं, है ना, तो ये ज्यादा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे क्योंकि इनके पास ज्यादा पावर है। जबकि ये 11 लोग हैं बीच में, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कम आकर्षित कर पाएंगे क्योंकि यहां पर सेल का कोई प्रभाव नहीं है, सेल सब में इक्वल है। तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा कौन से प्रोटॉन है जो अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, एल्यूमिनियम के। और सबसे कम कौन कर पाएंगे, क्योंकि ये 11 लोग हैं, वो है हमारे पास सोडियम है ना, सोडियम है। तो अगर मैं आपसे ये कहने लगूं, यहां तक तो दिक्कत नहीं हुई होगी, तो अगर मैं आपसे यहां पर चार्ट बनाकर ये कहने लगूं कि विद्युत ऋणात्मकता को लेकर हम बात कर रहे हैं, किसको लेकर, विद्युत ऋणात्मकता को लेकर, तो एक बार मुझे ए और बी दोनों का आंसर कर देंगे। अगर मैं ये कह रहा हूं मैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा हूं, ये लेफ्ट है, ये राइट है ना, और यहां पर क्या है, यहां पर Na है जिसके पास 11 प्रोटॉन है, और यहां पर मेरे पास Mg है जिसके पास 13 प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है, क्लियर है। अच्छा, दूसरा मेरे पास है राइट टू लेफ्ट की ओर, यहां पर Na है जिसके पास 11 प्रोटॉन है, यहां पर मेरे पास Mg है जिसके पास 13 प्रोटॉन है ना, 13 प्रोटॉन है, क्लियर है। और ये मेरे पास लेफ्ट है, ये मेरे पास राइट है। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फटाफट बताएंगे मुझे इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसके पास है, एल्यूमिनियम के पास। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, एल्यूमिनियम के पास। और सबसे ज्यादा आकर्षित कौन करेगा, एल्यूमिनियम करेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, हमारे पास एल्यूमिनियम की होगी। Mg क्यों लिख दिया मैंने यहां पर, ये तो एल्यूमिनियम है ना, Al13, सॉरी Al13, Mg नहीं Al13, मिस्टेक से लिख दिया है ना। हाँ, तो आप कहेंगे अगर मैं सबसे ज्यादा किसकी, एल्यूमिनियम की, इतनी याद रखो। तो अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बढ़ेगी, बात खत्म। और अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूं तो घटेगी, क्या होगी, घटेगी, क्लियर है। यहां तक चीजों में दिक्कत है तो एक बार पूछिए, वरना तो हम राइट टू लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, बहुत बढ़िया, राइट टू लेफ्ट डिक्रीज। ए में कम, बी में ज्यादा, ए में कम। आप एक कौन है ये, नंदिनी, गलत बता रही हो बे। क्लियर हुआ यहां तक। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्या आता है, अगला आता है हमारे पास आयनन ऊर्जा, है ना, आयनन ऊर्जा। नेक्स्ट आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होती है एक बार बताना, आयनन ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है ना। आप लिखिए बाह्य कोश से, बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को
निकालने के लिए, निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। यानी जो जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उसकी आयनन ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, है ना, आयनन ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताएंगे, ये 13 लोग हैं, है ना, ऊपर की ओर 11 लोग हैं बीच में, इन्होंने बहुत तेजी से चीजों को अपनी ओर खींच के बांध के रखा है। ये 11 लोग हैं, इन्होंने बांध के तो रखा है लेकिन इतनी मजबूती के साथ नहीं बांध के रखा। तो मुझे बताएंगे, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो सोडियम से आसानी से निकाल पाऊंगा या फिर एल्यूमिनियम से आसानी से निकाल पाऊंगा? खुद बताओ आप। ठीक है, तो आप कहेंगे क्योंकि ये 13 लोग बीच में हैं, 13 लोगों ने इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है। जब मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है, इनसे इलेक्ट्रॉन को निकालना भी उतना कठिन है, तो इनके आयनन ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। जबकि जो हमारे पास 11 प्रोटॉन है, ये 11 प्रोटॉन है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बांधे तो रखा है, लेकिन एल्यूमिनियम की तुलना में कम शक्ति वाले लोग हैं, 11 लोग हैं। तो सीधी सी बात है, इनसे आसानी से निकाल पाएंगे, किसकी तुलना में? एल्यूमिनियम की तुलना में, है ना, एल्यूमिनियम की तुलना में। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो आप एक बार समझेंगे, अगर मैं आपसे यहां पर यह कहने लगूं, मुझे बताएंगे आयनन ऊर्जा को लेकर, आयनन ऊर्जा को लेकर सबसे पहले बताएंगे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। फटाफट से बता देंगे। ये मेरे पास है लेफ्ट टू राइट, और इसके पास ये है सोडियम, इसके पास है 11 प्रोटॉन, और ये मेरे पास है एल्यूमिनियम, इसके पास है 13 प्रोटॉन। ठीक है, दूसरा आता है मेरे पास, ये रहा, ये है मेरे पास राइट टू लेफ्ट, और ये है, इसके पास है, यहां पर है Na, इसके पास है 11 प्रोटॉन, और ये है एल्यूमिनियम, और इसके पास है 13 प्रोटॉन। कितने? 13 प्रोटॉन। फटाफट से आंसर कर दिए। ठीक है जी, दुबे जी, और कुछ सेवा हो तो बताओ। ए में बढ़ेगी और बी में घटेगी। बहुत बढ़िया। लेफ्ट टू राइट अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे इस वाली सारणी में बताएंगे सबसे ज्यादा किसकी है? एल्यूमिनियम की है। तो अगर मैं सोडियम की, तो क्या 11 प्रोटॉन है, इसके पास 13 प्रोटॉन है, तो इसकी सबसे कम, इसकी सबसे ज्यादा। तो अगर मैं जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट तो बढ़ेगी, और मैं आ रहा हूं इधर की ओर तो घटेगी। हाँ है ना, आपकी बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर आइएगा जरा, मैं कहा गया भाई, ये आप कहेंगे इसमें क्या होगी? इसमें बढ़ेगी, और इसमें क्या होगा? इसमें घटेगी। सीधी सी बात है, इसमें घटेगी, सीधी सी बात है। यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये भी एकदम से क्लियर हो गया होगा, बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे इन चीजों को। नेक्स्ट आगे की ओर आइएगा, बढ़े आगे की ओर। अगला ले, अगला आता हमारे पास इलेक्ट्रॉन बंधुता, या तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता? इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। यानी जितनी मुश्किल से हम किसी में इलेक्ट्रॉन जोड़ पाएंगे उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही ज्यादा होगी। सीधी सी बात है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की क्षमता, जोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? क्षमता इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, जिससे जितना मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना है उतना मुश्किल जोड़ना भी तो होगा। ठीक है, चलिएगा। आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए, जितना मुश्किल किसी से इलेक्ट्रॉन को निकालना है उतना मुश्किल जोड़ना भी तो होगा, है ना। भाई एक चीज बताओ मुझे, मान लीजिए कोई होल है ना, वो बहुत छोटा है,
जितना अंदर उसमें कोई चीज को डालना उतना निकालना भी तो होगा, क्योंकि साइज तो सेम है। तो आप एक चीज सिंपल सी समझिएगा कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है ना, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है 13 प्रोटॉन ने बहुत ताकत से खींच रखा है, तो इनसे निकालना मुश्किल है तो लगाना भी तो मुश्किल होगा। उसी तरीके से इनमें अगर लगाना आसान है तो निकालना भी आसान है, सीधी सी बात है। तो मुझे एक चीज बताइएगा, अगर मैं यहां आपसे ये कहने लगूं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन को लगाना बहुत मुश्किल है, निकालना और लगाना दोनों ही मुश्किल है, और यहां पर निकालना और लगाना आसान है। तो इसका मतलब सोडियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होगी और एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। तो एक बार एक फटाफट से एक पॉइंट बनाकर मुझे बताएंगे इसमें। इलेक्ट्रॉन बंधुता को लेकर मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता से मुझे बताएंगे। सबसे पहली चीज, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है लेफ्ट, ये है राइट, है ना, ये है राइट। यहां पर है सोडियम 11 प्रोटॉन के साथ, यहां पर है मेरे पास एल्यूमिनियम 13 प्रोटॉन के साथ, ठीक है। दूसरा है मेरे पास राइट टू लेफ्ट, इसमें है सोडियम 11 प्रोटॉन के साथ और इसमें है एल्यूमिनियम 13 प्रोटॉन के साथ। अब बताएंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबसे ज्यादा देखिए प्रोटॉन किसके पास है, 13, है ना, तो इसने बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा होगा, बांध के रखा होगा, तो इससे निकालना लगाना दोनों मुश्किल है। तो इसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो अगर हम इससे इस तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रही है, यानी बढ़ेगी। अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बढ़ेगी, और इसका उल्टा जस्ट घटेगी, घटेगी। यहां तक दिक्कत समस्या है तो मुझे बताओ, यहां तक दिक्कत समस्या है तो बताओ। अब आता हमारे पास लास्ट, वो है मेटेलिक करेक्टर, धात्विक गुण। मेटेलिक करेक्टर धात्विक गुण, ए में बढ़ेगी बी में घटेगी, चलिएगा बी में घटेगी, बहुत बढ़िया है ना, सभी का सही है। यहां तक भी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट आगे क्यों रहेगा। अब आप डालेंगे मेटेलिक करेक्टर। अच्छा मुझे बताएंगे मेटेलिक करेक्टर किसके ज्यादा होते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है, जब मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मेटेलिक करेक्टर अच्छा होता है। कल मैंने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई थी। धात्विक गुण, धात्विक गुण फटाफट से बताएंगे धात्विक गुण को लेकर, मेटेलिक करेक्टर को लेकर। आप कहेंगे देखिएगा, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उतनी अच्छी धातु कहलाती है ना। आप लिखेंगे जो जितनी आसानी से, जितनी आसानी से, आसानी से इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो उतनी अच्छी मेटल होती है, मेटल होती है। हाँ या ना, यही तो मैंने आपको कल बताया था, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो मुझे बताएंगे Na से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बता दो, बस इतना सा बता दो, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, बताओ। Na से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या फिर एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो आप पता है क्या कहेंगे, भैया ये है 11 प्रोटॉन, ये है 13 प्रोटॉन। 13 प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉनों को बहुत ताकत से बांध के रखा है, इन्होंने इतनी ताकत से नहीं बांध के रखा है। तो हम यहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, किसकी तुलना में, एल्यूमिनियम की तुलना, एल्यूमिनियम की तुलना में। यानी इसका मेटेलिक करेक्टर कम होगा, मेटेलिक गुण इसमें कम पाए जाएंगे, सोडियम में मेटेलिक गुण ज्यादा पाए जाएंगे, है ना, सोडियम में मेटेलिक गुण ज्यादा पाए जाएंगे। यही कारण है, यही कारण है कि जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं ये वाली, इसमें मेटल्स को किस तरफ रखा गया है,
मेटल्स को इसमें इसी तरफ रखा गया है, क्योंकि इससे इस ओर जाते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल मेटलॉइड, है ना। यही तो रीजन है, क्यों, क्योंकि मेटेलिक करेक्टर कम होता जाता है ना। मेटेलिक करेक्टर क्या है, कम होता जाता है। ठीक, चलेगा। तो आप एक बार आएंगे यहां पर चीजों को समझेंगे क्या होता है मेटेलिक करेक्टर, एक बार फटाफट से मुझे बता देंगे। धात्विक गुण, धात्विक गुण, मेटेलिक करेक्टर, धात्विक गुण। सबसे पहला आप यहां से, गजब गजब बच्चे हैं क्लास में। ये है मेरे पास लेफ्ट, ये है राइट, ये है मेरे पास Na 11 प्रोटॉन के साथ, यहां पर है Al 13 प्रोटॉन के साथ, ये है मेरे पास नेक्स्ट लेफ्ट और राइट, यहां पर है Na 13 प्रोटॉन, सॉरी 11 प्रोटॉन के साथ, यहां पर है Al 13 प्रोटॉन के साथ, 13 प्रोटॉन के साथ। ए में घटेगी, बी में बढ़ेगी। अच्छा, मतलब लेफ्ट से राइट अगर मैं जा रहा हूं तो इन्होंने बहुत मजबूती के साथ इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए होगा, है ना। तो इनसे बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन धात्विक गुण ये कहता है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसका धात्विक गुण उतना अच्छा होगा। तो सीधी सी बात है, Na का धात्विक गुण ज्यादा होगा क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। इसके पास 11 प्रोटॉन है, तो यहां पर अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो घटेगा, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण क्या है, घटते हैं। और धात्विक गुण जो है वो कहां पर बढ़ेगा, अगर मैं राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा हूं, धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हुई कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट यानी हमने पीरियोडिक टेबल के सारे गुणों को लेफ्ट से राइट और बॉटम से अपर की ओर और अपर से बॉटम की ओर पढ़ लिया। ठीक है ना, टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप की ओर पढ़ लिया, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ लिया। अब मुझे बताएंगे इसमें किसी तरीके की कंसेप्ट में कोई दिक्कत समस्या है तो एक बार मुझसे पूछो, वरना तो आज हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे पीरियोडिक टेबल की। अभी पीरियोडिक टेबल जो है ना, अभी नाम मात्र के लिए खत्म हुई है, यानी अभी हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को पढ़ेंगे। उसमें भी तो पीरियोडिक टेबल को हर बार उठाना पड़ेगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ही तो मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड रखे गए हैं, हाँ या ना। तो अभी जो हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है वो एक पीरियोडिक टेबल का पार्ट होता है जिसमें हम एक ओवरव्यू लेते हैं चीजों को लेकर, है ना। तो ये आज हमारा पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट खत्म हुआ। अभी पीरियोडिक टेबल और भी रहेगी, लेकिन उसका नाम पीरियोडिक टेबल चैप्टर का नहीं रहेगा, उसका रहेगा मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड। ठीक है, तो एक बार मुझे बताएंगे कि आपने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी और दिक्कत समस्या है तो आप मुझे बताइएगा, वरना तो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। आज अभी टाइम बचा हुआ है, अभी अभी क्वेश्चन हो जाएंगे, 20-22 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आप अभी कर भी लोगे, अभी जवान भी हो, अच्छे से निपटा भी लोगे। फटाफट आ जाएंगे। रवि कुमार, आज की क्लास यहीं रोक दो, मैं प्रेग्नेंट हूं। अबे, रवि कुमार हो या रवि कुमारी हो तुम, हैं? ये क्या क्या करते हो दिन में तुम। गजब आदमी। आज करनी है क्वेश्चन, कल करनी है बताओ, मंडे में करोगे अभी करोगे, क्वेश्चन बताओ।
कराएं आज क्वेश्चन या कल कराएं, बताओ आपके ऊपर। मंडे को आज ही, चलिए आज ही करेंगे। छोटे क्वेश्चन है, खड़ा सिलेबस भी तो करना है। अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज हो चुकी है? अब तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? अब तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? फटाफट से आंसर करते हुए चलेंगे, बहुत तेजी से, है ना, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट बताएंगे। अब तक कितने एलिमेंट खोजे जा चुके हैं? चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। देखिएगा अब तक कितने हैं मेटल, कितने हैं मेटल? मेटल है 91। नॉन मेटल कितने हैं? नॉन मेटल है 17। मेटालॉइड कितने हैं? मेटालॉइड कितने हैं? वो है 7। और अननोन कितने हैं? अननोन है हमारे पास, अननोन है 3। अननोन कितने हैं? 3 है। और टोटल कितने हैं? 118। 118 टोटल एलिमेंट है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 118। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें एक ऑप्शन ई भी जोड़ लेना, नन ऑफ दिस। फटाफट बताएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी जिस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है, वर्गीकरण किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित है? किसने दी थी आधुनिक आवर्त सारणी? मोजले ने दी थी, मोजले ने दी थी। तो आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है ना। किसने दी थी? मोजले ने दी थी। आपसे पूछेगा त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेनियर ने दिया था। न्यूलैंड का क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम है। सबसे पहले आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीफ ने दी थी। किसने दी थी? मेंडलीफ ने दी थी। ठीक है, इसके अलावा यूरेनियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? यूरेनियम की खोज, हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया। आंसर इसका ई होगा, मोजले होगा, मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के द्वारा दी गई थी। इसमें ऑप्शन नंबर ई नहीं जोड़ा गया, या तो ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था एग्जाम में, या फिर इसमें ई ऑप्शन जोड़ना चाहिए था। नई आवर्त सारणी मोजले के द्वारा दी गई है। डोबेनियर का तिर्क नियम है। न्यूलैंड का अष्टक नियम है। मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी दी थी, इसलिए इसे कहते हैं फादर ऑफ पीरियडिक टेबल। और फादर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल मोजले को कहा जाता है। और इनका वर्गीकरण परमाणु क्रमांकों पर आधारित था, और इनका परमाणु भारों पर आधारित था, है ना। चलिएगा नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम, है ना, अष्टक नियम किसने दिया था? यानी किसने कहा था कि पहले तत्व की समानता आठवें तत्व से मिलती है, यानी उन्होंने तत्वों को सा रे गा मा पा धा नी सा के आधार पर वर्गीकृत किया था, है ना। वर्गीकृत किया था, कौन थे वो? तो सीधी सी बात है, ठीक, सीधी सी बात है, क्या होगा आपके पास? देखिएगा, सबसे पहला बात करें मेंडलीफ, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने हमारे पास सबसे पहले आवर्त सारणी दी थी। इनके समय पर 63 यानी 63 तत्व थे, और इन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। ठीक है, इसके अलावा बात करें डोबेनियर, इन्होंने त्रिक नियम दिया था। जबकि बात करें न्यूलैंड, तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। इन्होंने कहा था पहले तत्व की समानता आठवें तत्व से मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिएगा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन? देखिएगा, सबसे पहली चीज मैं बात करूं कार्बन को लेकर, तो कार्बन जो है हमारे वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है ना। ये तो हो नहीं सकता। और इसके दो अपर रूप हैं, कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, सॉरी, हीरा और फुलरीन। फुलरीन की आकृति कैसी होती है? फुटबॉल के आकार की होती है। जबकि हीरा जो है वो कार्बन का शुद्धतम रूप है, और सबसे कठोर तत्व भी है हीरा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं किसको लेकर? ऑक्सीजन को लेकर, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो है वो ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा हमारे शरीर में। इसके अलावा भूपर्पटी पर भी सर्वाधिक अगर कोई सी तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन ही है, भूपर्पटी पर भी। अगर नाइट्रोजन को लेकर बात करें तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है ना। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी? नाइट्रोजन। जबकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वो है हमारे पास
हाइड्रोजन। अरे भाई, नाइट्रोजन वाले वो हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक है ना। सूर्य की ऊर्जा, तारों की ऊर्जा का मेन जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन ही तो है ना। वो कौन सी, वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, सभी चीजों को याद रखेंगे जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? कौन सा सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ना। एक एक चीज समझिएगा, कैल्शियम हमारे दांतों का और हमारी हड्डियों का मेन एलिमेंट कौन सा है, वो कैल्शियम है। इसके अलावा मैं बात करूं कार्बन को लेकर, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक क्या है, यह एक नॉन मेटल है, इसके दो अपर रूप है, फुलरिन और हीरा। ठीक है, फुलरिन की आकृति फुटबॉल के समान होती है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। सिलिकॉन को लेकर बात करें, सिलिकॉन सेकंड सबसे ज्यादा पाई जाने वाला एलिमेंट है, और या फिर मैं ये कह सकता हूं सबसे ज्यादा ऐसा एलिमेंट जो कि मेटलॉइड है। मेटोलाइट सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, सिलिकॉन। लेकिन भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे ये कहने लगूं भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, वो है एल्यूमिनियम। वो कौन सी, वो है एल्यूमिनियम। ठीक है, वो कौन सी, एल्यूमिनियम है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है ऑक्सीजन के बाद? देखिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई, क्या क्लोरीन को लेकर बात करूं तो इसे छोड़ो, क्लोरीन को भागने दो। लेकिन सोडियम को लेकर बात करें, सोडियम जो है एक बहुत क्रियाशील धातु है, जिसे हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं, है ना, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्बन को लेकर हम अभी बात कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें किसको लेकर, सिलिकॉन को लेकर, तो सिलिकॉन जो है ये देखिएगा, एक चीज सिंपल सी समझिएगा, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्वों का क्रम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, एक कंसेप्ट को क्लियर करके रखो, ऑक्सीजन, उसके बाद पाई जाती है सिलिकॉन, सिलिकॉन, उसके बाद पाई जाती है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब एक चीज बताइएगा, एल्यूमिनियम थर्ड सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, थर्ड सबसे बड़ा, तो सीधी सी बात है, ये क्या है, एक धातु है, ये क्या है, एक धातु है। तो अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु, तब तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। और थर्ड कौन सी है, वो भी एल्यूमिनियम है। सेकंड कौन सी, सेकंड है सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। तो आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी मेटालॉइड है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है और सेकंड सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा उपधातु सिलिकॉन और सेकंड सबसे ज्यादा है। जबकि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एलिमेंट है, कौन सा, भूपर्पटी पर, भूपर्पटी पर है। क्लियर है ना, तीनों को याद रखेंगे, ये इनका क्रम है, जिसमें से ये तो होगा मेटलॉइड, ये होगा मेटल। अगर मेटल पूछे तो एल्यूमिनियम थर्ड लार्जेस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा तो मेटल एल्यूमिनियम है, लेकिन ओवरऑल थर्ड नंबर पर है। जबकि सिलिकॉन जो है ओवरऑल सेकंड पर है, लेकिन उपधातुओं में फर्स्ट नंबर पर आती है। ठीक है, उपधातुओं में फर्स्ट पर आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व है, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है? बाकी सब यौगिक है, एक इसमें एलिमेंट है, बाकी सब यौगिक है, एक इसमें एलिमेंट है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं आपसे, देखिएगा, अगर मैं आपसे बात करूं रेत, जी नहीं, सिलिका होता है, SiO2 रेत है ना, सिलिका। संगमरमर, जी नहीं, संगमरमर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 है ना। शक्कर, शक्कर होता है चीनी, है ना, चीनी, C12H22O11। ठीक है, इसके अलावा हीरा जो है ना, हीरा ये कार्बन का अपर रूप है और ये एक एलिमेंट है। ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, रेत, रेत कैसे एलिमेंट हो जाएगा, हीरा होगा, है ना, हीरा, हीरा होगा। हीरा किसका एलिमेंट है, किसका अपर रूप है, कार्बन का, और ये क्या है, एक एलिमेंट है, और सबसे ज्यादा कठोर एलिमेंट भी कौन सा है, हीरा ही है ना, हीरा ही है। नेक्स्ट, हीरे की खनिजीय बनावट, अच्छा, हीरे की जो बनावट है वो किस तत्व पर आधारित हो सकती है, हीरे की बनावट किस तत्व पर आधारित हो सकती है? हीरे की बनावट किस तत्व पर आधारित हो सकती है? तो एक चीज समझिएगा, हीरा किसका पर रूप है, कार्बन का, तो किस पर आधारित होगी, कार्बन पर, सीधी सी बात है, बात खत्म होती है। नेक्स्ट, विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? देखिएगा, विद्युत की सबसे ज्यादा चालक पूछेगा, एक पूछेगा ऊष्मा की सबसे ज्यादा चालक धातु कौन सी है। ऊष्मा की पूछे, हीट,
गर्म ठंडा हीट, तो वो हमारे पास है पारा, इसीलिए थर्मामीटर में पारा यूज किया जाता है। अगर हम बात करें किसको लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, विद्युत को लेकर, तो वो हमारे पास चांदी है। तो आप कहेंगे वायर फिर चांदी के क्यों नहीं बनाए जाते? अरे भैया चांदी के बना दिए तो रात रात में उतार दिए जाएंगे, इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, तांबे के वायर का यूज करते हैं ना अधिकतर। तो आप इसीलिए कहेंगे, लेकिन चांदी क्या है, वो चांदी सबसे अच्छा चालक है ना। इसके अलावा मैं बात करूं सोने को लेकर, ये एक ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय और तन्य है। कौन सी? वो है सोना। अगर मैं बात करूं हीरे को लेकर, तो हीरा सबसे ज्यादा कठोर तत्व है हीरा। और तांबा जो है, तांबा इसका यूज किया जाता है किसमें, इसका यूज किया जाता है वायर्स बनाने में, तांबे का यूज। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। वह आध्यात्मिक तत्व जो विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, आध्यात्मिक तत्व जो विद्युत का सुचालक है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, ग्रेफाइट को लेकर, ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक है, इसमें चमक होती है। एकमात्र अधातु जिसमें चमक होती है ग्रेफाइट, विद्युत का क्या है, सुचालक है। इसके अलावा ब्रोमीन क्या है, ऐसी अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म यानी द्रवीय अवस्था में होती है। नेक्स्ट आगे की ओर, अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है, अक्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है? अक्रिय गैसों को, तो अक्रिय गैसों को 18वें वर्ग में, 18वें में, या फिर इसे जीरो वर्ग बोला जाता है, जीरो वर्ग। अच्छा, जीरो वर्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो मेंडलीफ चाचा थे ना, मेंडलीफ चाचा, उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में एक जीरो ग्रुप छोड़ा था, है ना। और उस जीरो ग्रुप को ही, उस जीरो ग्रुप में क्या रखेगी, बाद में अक्रिय गैसों को रख दिया गया, अक्रिय गैस सेट हो गई। तो इसीलिए हम इसे जीरो ग्रुप या फिर 18वां ग्रुप बोलते हैं ना, जीरो ग्रुप या फिर 18वां ग्रुप इसे बोला जाता है। तो आंसर होगा शून्य, शून्य वर्ग में रखा गया है, इसमें रखा गया शून्य वर्ग में, है ना। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? ठीक है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक मैंने कल आपको बताया था। देखिएगा, जितनी भी हेलोजन्स हैं, सबसे ज्यादा हेलोजन, सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रुप है हमारे पास हेलोजन पूरी आवर्त सारणी में। और उस हेलोजन में भी सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा, वो है फ्लोरीन। और फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक है, फ्लोरीन सबसे बड़ा ऑक्सीकारक है सभी एलिमेंट्स में। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, प्रकृति में सबसे हल्का धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु प्रकृति में, प्रकृति में सबसे हल्की धातु। देखिएगा, प्रकृति में सबसे भारी धातु ऑस्मियम, प्रकृति की सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, और प्रकृति की सबसे हल्की धातु कौन सी है, वो है लिथियम। कौन सी? लिथियम जो है वो प्रकृति की सबसे हल्की धातु है, लिथियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी कौन सी अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में यानी द्रव अवस्था में है? द्रव अवस्था में अगर देखिएगा, फ्लोरीन सबसे बड़ा ऑक्सीकारक है, ठीक है, क्लियर है। और ब्रोमीन जो है वो एकमात्र ऐसी धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। नेक्स्ट, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है? पानी में तो सोडियम रखा जाता है, सॉरी, पानी में फॉस्फोरस रखा जाता है, पानी में, है ना, पानी में क्या रखा जाता है, फॉस्फोरस। और एक है सोडियम। सोडियम को लेकर बात करें तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव होने के कारण इसे किसमें रखा जाता है, केरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। किसको? वो है सोडियम, इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में, बहुत ज्यादा क्रिया करता है ऑक्सीजन से। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, सबसे कम आयनन विभव किसका है? सबसे कम आयनन विभव, ठीक है। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल में आप एक बार देखना, हालांकि मैं आंसर टिक करा सकता हूं। पीरियोडिक टेबल में आयनन विभव ये किसके आधार पर दिया गया है, पीरियड्स के आधार पर दिया गया है। तो एक बार पीरियोडिक टेबल में जाके देखना कौन सा सबसे पीछे और आगे है। हालांकि अगर आप याद रखना चाहें ना, याद रख लेना, इन सभी में हमारे पास फ्रांसियम क्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो है हमारे पास सबसे कम आयनन विभव है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। रेडियम की खोज किसने की थी,
रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कौन थी रेडियम की खोज? आप कहेंगे वो थी पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। पियरे और मैडम क्यूरी। नेक्स्ट, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन सा होता है? इसमें सुचालक लिखना, सुचालक लिखना है इसमें। कुचालक नहीं, सुचालक पूछा है इसमें। गुड कंडक्टर ऑफ, इन सभी में सबसे अच्छा कंडक्टर ऊष्मा का कौन है? कुचालक नहीं, इसमें सुचालक पूछा गया, गलती से टाइप करने वाले ने गलती कर दी है। हाँ, अगर वैसे करना चाहते देखिएगा, दोनों का आंसर बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले यहां तक समझ। ये जो क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था प्रीवियस ईयर, उसमें ये क्वेश्चन था ऊष्मा का सबसे अधिक सुचालक कौन सा है इन सभी में। तो अगर ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक पूछे तो वो है पारा। इसीलिए तो हम थर्मामीटर में यूज करते हैं किसका? पारे का। नेक्स्ट, आगे क्यों रही? आप मुझे बताएंगे एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है 18 और न्यूट्रॉन है 20। न्यूट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन है 20। तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? इसका एटॉमिक मास कितना होगा? इसका एटॉमिक मास कितना होगा? देखिएगा, इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं 18, है ना, और न्यूट्रॉन कितने दिए गए? न्यूट्रॉन दिए गए 20, और इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं होता, जो प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो आंसर हो गया आपके पास 18, यानी प्रोटॉन कितने आगे? प्रोटॉन आगे 18। और द्रव्यमान संख्या यानी ए बराबर होता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यही तो होता परमाणु भार। अच्छा, एटॉमिक मास तो 18 प्लस 20 यानी कितना हो गया? 38। तो एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास होगा 38। एटॉमिक मास कितना होगा? 38 होगा आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय और चतुर्थ वर्ग समूह के ऑक्साइडों को सामान्य गुणधर्म होता है। तृतीय और चतुर्थ, अच्छा, तृतीय और चतुर्थ। देखिएगा, एक चीज अगर बतानी भूल गया हूं, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड होते हैं, एक चीज याद रखिएगा ना, ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास क्षारीय प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड, अधातुओं के ऑक्साइड जो है, ये ऑक्साइड वो अम्लीय प्रकृति प्रकृति के होते हैं। किसके? अम्लीय, यानी एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। किसके होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो मुझे एक चीज बताएंगे, आप याद रखेंगे ना, इस चीज को याद रखेंगे, वो अगर मैं बताया हो शायद, मुझे पता नहीं है, लग रहा है जैसे मैंने नहीं बताया। धातुओं के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे? क्षारीय प्रकृति के धातुओं के ऑक्साइड। और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर आप जब आएंगे पीरियोडिक टेबल में, इस वाले पार्ट में पीरियोडिक टेबल जो है, उसमें पूछा तीसरा और चौथा समूह, ग्रुप, तीसरा और चौथा ग्रुप, तीसरा और चौथा ग्रुप है ये वाला, 1 2 3, तीसरा और चौथा ग्रुप, ये वाले तीसरे और चौथे ग्रुप है, आया ना। अच्छा, तीसरे और चौथे ग्रुप में क्या रखा गया है? मेटल या नॉन मेटल? आप कहेंगे मेटल्स को रखा गया है। तीसरे और चौथे ग्रुप में मेटल्स को रखा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 12 तक हमारे पास मेटल्स को रखा गया अधिकतर। तो ये जो ये मेटल है, और इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के, है ना, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी, मैंने कहा था पहला और दूसरा ग्रुप इनको बोला था क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, है ना। तो इनमें भी बेसिक आपको पॉइंट देखने को मिला, है ना, क्षारीय वर्ड देखने को मिला। इसके अलावा आप याद रखेंगे, जितने भी हमारे पास मेटल होती है उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के, और नॉन मेटल के अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और तीसरा और चौथा ग्रुप जो है उसमें है धातुएं, मेटल्स है। तो इनका जो नेचर होगा कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। नेचर कैसा होगा? नेचर होगा क्षारीय प्रकृति का। कैसा नेचर होगा? क्षारीय प्रकृति, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का नेचर होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हेलोजन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा है? हेलोजन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील,
हैलोजन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। तो मैंने आपको बताया था सबसे बड़ा ऑक्सीकारक और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो है वो फ्लोरीन। वो कौन सा? वो है फ्लोरीन। क्लियर है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे हुए पीरियडिक टेबल के, है ना, जो हमने पीरियडिक टेबल का एक ओवरव्यू लिया, उसके हमारे पास 21 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए। तो फटाफट से मुझे बताएंगे किस तरीके का रिवीजन आपका हुआ, क्या पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल का आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि किस तरीके के क्वेश्चन पीरियडिक टेबल से बनते हैं। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे में, उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे किसको लेकर? मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट को लेकर। ये भी अपने आप में बड़ा चैप्टर है, देखने को मिलता है। ठीक है, और उसमें भी पूरी की पूरी पीरियडिक टेबल ही चल रही होगी इनडायरेक्टली, क्योंकि आप मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड को पढ़ोगे तो पीरियडिक टेबल ही पढ़ रहे हो, क्योंकि वो पीरियडिक टेबल में ही रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक की चीजें एकदम से क्लियर हुई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रोक रहे होंगे, और अब तक जो आपके पास हुआ है, कल आपके पास संडे का टाइम है, तो संडे के टाइम में आप अपनी ज्योग्राफी का भी रिवीजन करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और इंडियन ज्योग्राफी वाला भी रिवीजन करेंगे। और अब जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन आपने पढ़ा है, उस केमिस्ट्री का पूरा एक बार बैठ के लाइब्रेरी में या फिर घर पर बैठ के पूरा रिवीजन करके आओगे। ठीक है, हाँ, दो चार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो यहाँ पर आपका कोई एग्जाम थोड़ी ना है। आपको केवल एक आइडिया लग रहा है कि हम कहां पर गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, कहां पर गलतियां कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिएगा, तो आज की क्लास को यहीं पर रुकते हैं, ख्याल रखिएगा अपना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मंडे में। हाँ, कोई बात नहीं हिमांशु, जिसके एक दो गलत हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है। गलत क्यों हुए हैं? देखिएगा, दो तीन क्वेश्चन तो थोड़ा मेरे पढ़ाए हुए से भी अलग थे। अगर हो गए तो कोई बात नहीं, समझ में तो आया। एक दो क्वेश्चन गलत होना कोई बड़ी बात नहीं। आपका पहली बात तो एग्जाम नहीं है, केवल आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप नौकरी के लिए अपने आप को परफेक्ट कर रहे हैं। परफेक्ट में गलतियां होती हैं, उन्हीं गलतियों को तो सुधारे जो आपको करना है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिल रहे हैं, ख्याल रखिएगा, सभी को गुड नाइट।